साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई में आपका स्वागत है। साथियों, आपको पता होगा अपन ने 2 लेक्चर्स के अंदर एक तो रसायन विज्ञान का परिचय पढ़ा था, उसके बाद में मैंने आपको पदार्थ की अवस्थाएं बताई थी। उन पदार्थ की अवस्थाओं में मैंने आपको ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को बताया था। मैंने आपको एकदम अच्छे लेवल से चीज़ों को बताया था कि ठोस क्या होती है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है, और उससे जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी गुणधर्मों की, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। और अपन आज उसके बाद में चीज़ें स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार अगर मैं बात करूं कि जैसे कोई ठोस पदार्थ है मेरे पास, अगर मैं उसको थोड़ी सी हीट दूं, अगर मैं उसको गर्म करूं तो वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर मैं उसको थोड़ी और हीट दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब जो चीज़ ठोस है वो मेरे पास द्रव में कन्वर्ट हो रही है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? अक्सर पेपर में प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गैस द्रव में बदल जाती है। तो आपको ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अपने पास आज का जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, पदार्थ की अवस्थाओं का अंतर परिवर्तन। इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, इंटरचेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे मैं बात करूं कि सबसे पहले मेरे पास क्या है, ठोस है। इसका मतलब मेरे पास क्या है, सॉलिड भाग है, और यहाँ मेरे पास क्या है, द्रव भाग है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे इनमें कन्वर्जन होता है। और यहाँ मेरे पास है गैस। आपने अक्सर देखा होगा कि जब मैं ठोस पदार्थों को थोड़ी सी हीट दूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ठोस को मैं अगर हीट दूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव में। और इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है साथियों, इस प्रक्रिया का नाम होता है संगलन, और जिसको अपन इंग्लिश में फ्यूजन बोलते हैं। जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। अगर मैं आगे बात करूं कि अगर मैं इसी द्रव को और हीट दूंगा, अगर मैं इसी द्रव को और हीट दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता होगा मैंने पहले ठोस में द्रव में कन्वर्ट किया, इसका मतलब थोड़ी हीट दी तो द्रव में कन्वर्ट। अगर मैंने हीट को कंटिन्यू रखा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे अपन बात करें कि मेरे पास बर्फ है, बर्फ को मैं हीट दूंगा तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी को मैं और हीट दूंगा तो वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगी। और वाष्प एक प्रकार की क्या होती है, गैस ही होती है। इसका मतलब इस प्रक्रिया का नाम मेरे पास क्या हो जाएगा, इस प्रक्रिया का नाम मेरे पास हो जाएगा वाष्पीकरण। इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा साथियों, वेपोराइजेशन हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि ठोस द्रव में बदल गई और द्रव किस में बदल गया, गैस में बदल गया। ये अपने पास कन्वर्जन है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब मेरे पास कोई द्रव पदार्थ होता है, अगर मैं उसको थोड़ा सा टेम्परेचर कम करूं, कहने का मतलब यहां मैंने इसको ठोस को द्रव में बदला, वापस अगर मैं इसको ठंडा करूंगा तो ये किस में बदल जाएगी, ये बदल जाएगी मेरे पास वापस ठोस के अंदर। इसको अपन क्या बोलते हैं, जमना बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, जमना बोलते हैं। और इसी को अपन इंग्लिश में या फिर हिंदी में दूसरा नाम भी होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हिमांक भी बोलते हैं। और इसी चीज को अपन इंग्लिश में साथियों क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। इसी चीज को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, फ्रीजिंग बोलते हैं। मैंने क्या बताया, ठोस को जब मैं गर्म करूंगा तो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव को वापस ठंडा करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रक्रिया का नाम मेरे पास क्या होता है साथियों, हिमांक या फ्रीजिंग या जमाव बिंदु बोलते हैं। अपन इसको क्या बोलते हैं, जमाव बोलते हैं। अब एक चीज गौर करना आप, मैंने क्या किया, द्रव को थोड़ा सा गर्म किया, गैस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कई दफा आपने देखा होगा कि जब मैं गैस को ठंडा करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है साथियों, इस प्रक्रिया का नाम होता है संघनन। इस प्रक्रिया का साथियों नाम क्या होता है, संघनन। और जिसको अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन भी बोलते हैं। जिसको अपन क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन भी बोलते हैं। अब मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स को ये वाला तो अक्सर याद रहता है, लेकिन यहाँ वो परेशान हो जाता है कि गैस को द्रव में बदलने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप इसके जितने स्टार लगाओगे उतने स्टार कम पड़ जाएंगे। कहने का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रक्रिया का नाम है। और इसको अपन अक्सर देखते भी हैं। मैंने आपको
मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, इस एग्जांपल के थ्रू आप अच्छे से चीज़ों को पकड़ पाओगे। सपोज करना कि मेरे पास एक पानी का गिलास है, सपोज करना कि मेरे पास एक पानी का गिलास है और वो पानी का गिलास अभी मुझे पता नहीं है कि गर्म है कि ठंडा है, मुझे भी पता नहीं है कि ठंडा है कि गर्म है। अगर ये पानी गर्म होगा, अगर इस गिलास में रखा हुआ पानी गर्म होगा तो अपन को पता चल जाएगा कि ऊपर इस प्रकार से अपन को भाप उड़ती हुई नजर आएगी, ऊपर अपन को क्या नजर आएगी, भाप उड़ती हुई नजर आएगी। इसका मतलब जब पानी में से अपन को भाप ऊपर उड़ती हुई नजर आए तो अपन अंदाजा लगा लेंगे कि पानी कैसा है, गर्म है। लेकिन जब कभी अपन एकदम ठंडे पानी को देखते हैं तो ठंडे पानी के बाहर कुछ पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स अपन को नजर आते हैं। इसका मतलब सपोज करो कि पानी का लेवल यहां तक है, पानी का लेवल यहां तक है और अपन जब पानी को, ठंडे पानी से भरे हुए गिलास को बाहर से देखते हैं बिना गिलास को टच किए, तो अपन महसूस कर पाते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कि बाहर कुछ पानी के पार्टिकल्स अपन को चिपके हुए नजर आते हैं। वो पानी के पार्टिकल्स कहां से आए, कैसे आए, वो मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि पानी का पार्टिकल्स होते हैं, अगर मैं इनको हटा देता हूं हाथों से, लेकिन कुछ समय के बाद में यहाँ वापस पानी के पार्टिकल्स आ जाते हैं, पानी की बूंदें यहाँ वापस दिखाई देने लगती है। और वही चीजें क्या होती है आपको बताऊंगा। आपको पता होगा कि ये जो गिलास रखा हुआ है ये वायुमंडल में रखा हुआ है, कहने का मतलब ये एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है। और एटमॉस्फेयर में क्या होती है साथियों, बहुत सारी गैसें होती है, बहुत सारी गैसें होती है। जब ये बहुत सारी गैसें इस गिलास के जाकर के टकराएगी, ये बहुत सारी गैसें जब इस गिलास के जाकर के टकराएगी, गिलास क्या होता है, ठंडा होता है। इसका मतलब गैसें भी कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और जैसे ही गैसें ठंडी होगी ये अपने आप को क्या कर देगी, सरेंडर कर देगी, अर्थात अपने आप को द्रव में कन्वर्ट कर लेगी। आप देखते होंगे अक्सर यहाँ जो बूंदे अपन को दिखाई देती है वो किसका परिणाम होता है, संघनन का ही परिणाम होता है। इसका मतलब मैंने आपको एग्जांपल बताया, आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ठोस से जब गैस बनता है तो उस अवस्था का नाम क्या होता है। कहने का मतलब उस अवस्था को अपन क्या कहेंगे जो सीधे गैस से ठोस अवस्था में बदलती है, उस प्रक्रिया का मेरे पास नाम है ऊर्ध्वपातन। उस प्रक्रिया का साथियों मेरे पास नाम है ऊर्ध्वपातन, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, सब्लिमेशन बोलते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि कई दफा जो ठोस होता है अगर मैं उसको हीट देता हूं तो वो द्रव में बदले बिना सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन होता है। अब ये चीजें अपन देखते कहां पे हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर थोड़ी सी भी हीट मिल जाए तो वो बिना द्रव में बदले गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है कैम्फर, जिसको अपन कपूर बोलते हैं। और आपने देखा होगा एक मेरे पास एग्जांपल है नेप्थलीन। मेरे पास एग्जांपल क्या है, नेप्थलीन। अगर मैं और एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास क्या होता है, सॉलिड CO2। इसको अपन शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, शुष्क बर्फ। अगर मैं और बात करूं तो मेरे पास और भी एग्जांपल इसके हो सकते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है नौसादर। नौसादर जिसको अपन अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, जिसको अपन अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं, और जिसका जो साधारण फॉर्मूला होता है वो होता है NH4Cl। अगर मैं उसके बाद में और बात करूं तो अपने पास एक आयोडीन नाम का तत्व होता है, उसके अंदर भी यही ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। इसका मतलब आयोडीन भी इसका उत्तर मेरे पास हो सकता है। अगर मैं उसके अलावा और बात करूं अपने पास ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातित होते हैं, तो मेरे पास एक नाम एंथ्रासीन भी आता है। तो कुछ अपने पास ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स ऐसे एग्जाम्पल्स हैं अगर ये ठोस रूप में होते हैं और अगर इनको थोड़ी सी भी हीट दे दी जाए तो ये बिना द्रव में कन्वर्ट हुए सीधे कहां कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। और ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। कहने का मतलब सब्लिमेटेड सब्सटेंस कहलाएंगे ये। अब ये तो मेरे पास हो गया ठोस से गैस में कन्वर्ट होने वाली प्रक्रिया का नाम क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कई बार, जैसे सर्दियों के दिनों की अपन बात करते हैं, आप अपने आसपास वायुमंडल के अंदर
दिन के समय आप कोहरा देखते होंगे, आप ओस देखते होंगे, वो किस फॉर्म में होती है? गैसीय फॉर्म में होती है। वो किस फॉर्म में होती है साथियों? गैसीय फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे ही इस गैसीय फॉर्म को कई बार जब बहुत ठंडा ताप मिल जाता है अचानक से, तो ये अपने आप को सरेंडर कर देती है और ये गैसें किस में कन्वर्ट हो जाती है? ठोस में। लेकिन यहां ये गैसें किस में कन्वर्ट हुई थी? द्रव में कन्वर्ट हुई थी। इस प्रक्रिया का नाम संघनन था। मैंने क्या बताया? देखो यहां एग्जांपल बताया था मैंने कि कैसे गैस द्रव में कन्वर्ट होती है। लेकिन यहां भी मेरे पास एग्जांपल है कि जब कभी अपन कोहरे को देखते हैं तो कोहरा क्या होता है? सर्दियों में आता है, और जब कभी ठंडी पड़ती है तो ये कोहरा छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब जब गैस सीधे ठोस में तब्दील हो जाएगी तो इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? इस प्रक्रिया का नाम होता है निक्षेपण। इस प्रक्रिया का नाम होता है साथियों निक्षेपण, जिसको अपन इंग्लिश में डिपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन साथियों? अपन इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिपोजिशन। इसका मतलब आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार ये प्रक्रियाएं आपस में चेंज होती है। लेकिन अपनी जर्नी यहीं खत्म नहीं होने वाली है। मैं आपको बता देता हूं कि अपने पास और भी कुछ सारे तत्व है। जैसे ये मेरे पास गैस है, आपको पता होगा कि वैसे ही गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। अगर मैं बात करूं ठोस की, अगर मैं बात करूं द्रव की, अगर मैं बात करूं गैस की, अगर इन तीनों के अंदर अगर अपन बात करें तो सबसे कम घनत्व किस में होता है? गैसों में होता है। इसीलिए इसके अंदर क्या होता है? उड़ने का गुण होता है। ये इसीलिए क्या होती है? वायुमंडल में तैरती भी रहती है। इसीलिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती है। अब मैं बात करूं इसकी, आपको पता होगा गैसों का घनत्व कम होता है। जब गैसों का घनत्व कम होता है, अगर मैं इसको और गर्म कर दूंगा, अगर मैं इस गैस को और ज्यादा गर्म कर दूंगा, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब कभी टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है तो आपको पता होगा डेंसिटी क्या होती है? घट जाती है। जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। कहने का मतलब जो उसके अंदर उड़ने का गुण था, जो गतिशीलता का गुण था, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब तापमान मैंने बढ़ाया, तापमान बढ़ाने से घनत्व कम हुआ, घनत्व कम होने से जो गैसें थी वो थोड़ी और ज्यादा हल्की हो गई, तो उनमें गतिशीलता का गुण आ गया। जब वो गतिशीलता का गुण आ गया तो वो क्या होती है? ऐसे गति करती है आपस के अंदर। जब आपस में गति करती हैं तो गैसों के मॉलिक्यूल्स, गैसों के कण आपस में टकराते हैं। टकराने से क्या हो जाते हैं? वो आयनीकृत हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि गैसों के कण आयनों में टूट जाते हैं। गैसों के कण किस में टूट जाते हैं साथियों? आयनों में टूट जाते हैं। और जब वो आयनों में टूट जाते हैं तो वहां एक हल्की सी चमक उत्पन्न होती है, और उसी अवस्था का नाम क्या होता है साथियों? प्लाज्मा होता है। उसी अवस्था का नाम क्या होता है? प्लाज्मा होता है। कहने का मतलब मेरे पास क्या होता है कि जब गैसों को क्या कर दिया जाए? आयनीकृत कर दिया जाए। जब गैसों को क्या कर दिया जाए साथियों? आयनीकृत कर दिया जाए। जब गैसों को आयनीकृत कर दिया जाएगा तो उस अवस्था का नाम क्या होता है? मेरे पास प्लाज्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लाज्मा हो जाता है। और मैंने आपको इसका एग्जांपल कहाँ बताया था कि आप जिस रूम के अंदर बैठे हो उस रूम के अंदर या तो बल्ब जल रहा होगा या फिर ट्यूबलाइट जल रही होगी। अगर ट्यूबलाइट की बात करें तो ट्यूबलाइट में मरकरी की वाष्प होती है, वो भी एक प्रकार की गैस होती है। अगर मैं बल्ब की बात करूं तो बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैसें होती हैं। और आप जब कभी उसको इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर देते हो तो वो क्या कर देते हैं? वापस गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब जो मैंने इसको तापमान दिया, अगर उस तापमान को मैं वहां से हटा लूं, कहने का मतलब ये तापमान में वापस हटा दूं वहां से, तो ये चीजें वापस वो की वही कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा? वापस गैस में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? निआयनीकृत। इस प्रक्रिया का नाम साथियों क्या होता है? निआयनीकृत होता है, जिसको अपन डी आयोनाइजेशन बोलते हैं। जिसको अपन डी आयोनाइजेशन बोलते हैं। कहने का मतलब अपन ने लास्ट वीडियो में 5 अवस्थाएं पढ़ी थी। उन 5 अवस्थाओं में मैंने आपको कन्वर्जन बताया अच्छे लेवल से कि कहाँ चीजें बदलती है। लेकिन आप देखोगे कि अभी भी एक अवस्था बची हुई है जिसका नाम है BEC। ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो अक्सर प्रयोगशाला में देखी जाती है। अपन अपने डेली लाइफ में इस अवस्था को बहुत कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ना कि बराबर इस चीज को अपन देख पाते हैं। मैंने इसका एग्जांपल आपको सुपर कंडक्टिविटी बताया था, लेकिन ये अक्सर अपने पास दैनिक जीवन में कम आती है, इसीलिए इसका कन्वर्जन अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया। जब कभी इसका कन्वर्जन आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा किसी न किसी वीडियो के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पदार्थ की अवस्था का अंत परिवर्तन आपको समझ आया होगा, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे लेवल से चीजें आपको समझाई है। अब एक चीज गौर करना, मैंने देखो यहां क्या लिया था? ठोस लिया था,
और ठोस को जैसे ही मैं गर्म करता हूं किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब इस प्रक्रिया को नाम क्या बोलते हैं, अपन संघनन बोलते हैं। इसका मतलब आपको पता चला होगा कि यहाँ ये ठोस क्या हो रही है, ये बर्फ क्या हो रही है, पिघल रही है। पिघल रही इसका मतलब डेफिनेटली गल रही होगी, ये डेफिनेटली क्या हो रही है, गल रही होगी। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, गलना। इसका मतलब यहाँ एक पॉइंट आता है गलनांक, यहाँ एक पॉइंट क्या आता है, गलनांक आता है। और आपने देखा होगा कि जब इस द्रव को और ज्यादा गर्म किया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब वहां मेरे पास नाम क्या आएगा, क्वथनांक नाम आएगा। वहां मेरे पास साथियों नाम क्या आ जाएगा, क्वथनांक आ जाएगा। इसका मतलब ये मेरे पास जो नाम है उसको तो अपन बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसको तो मैं बोलता हूं मेल्टिंग पॉइंट, और इसको मैं क्या बोलता हूं साथियों, बॉइलिंग पॉइंट बोलता हूं। और आपने देखा होगा ये मेरे पास द्रव है, अगर इस द्रव को थोड़ा सा ताप ठंडा दिया जाए, इसका मतलब इस द्रव को अगर ठंडा किया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको टेम्परेचर दूंगा एकदम कम तापमान का, इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में। इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, जम जाएगी। इसका मतलब वो वस्तु फ्रीज हो जाएगी। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, जमाव या हिमांक पॉइंट भी बोलते हैं, जमाव या हिमांक बिंदु भी बोलते हैं। और इसी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जमाव बिंदु या हिमांक पॉइंट, क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु या फिर मेल्टिंग पॉइंट। अब ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। मैंने वैसे आपको यहां बताया है कि मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। जैसे मैं बात करूं गलनांक की, क्वथनांक की और हिमांक की। गलनांक क्या होता है कि साधारण वायुमंडलीय दाब पर, साधारण वायुमंडलीय दाब पर जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, साधारण वायुमंडलीय दाब पर जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है या फिर किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो पिघल जाता है, और यही चीज क्या कहलाती है, गलनांक कहलाती है, साधारण वायुमंडलीय दाब पर। अगर मैं बात करूं क्वथनांक पर, क्वथनांक किसको कहते हैं, साधारण वायुमंडलीय दाब के ऊपर ऐसा तापमान जिस तापमान के ऊपर कोई द्रव गैस बनना स्टार्ट हो जाए। कहने का मतलब कोई द्रव वाष्पीकृत होना स्टार्ट हो जाए, कोई द्रव वाष्पन में बनना कन्वर्ट हो जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और अपन हिमांक बिंदु क्या कहते हैं, साधारण वायुमंडलीय ताप के ऊपर, साधारण वायुमंडलीय दाब के ऊपर वह तापमान जिस तापमान के ऊपर कोई द्रव क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है, वही बिंदु क्या कहलाता है, हिमांक बिंदु कहलाता है। जैसे मैं बात करूं किसकी, मैं आपको जल के लिए बता रहा हूं कि जल के लिए गलनांक बिंदु कितना होता है, जल के लिए क्वथनांक बिंदु कितना होता है, और जल के लिए अपने पास हिमांक बिंदु कितना होता है। जैसे मैं जल की बात करूं तो आपको पता होगा कि जल किस समय पिघलना स्टार्ट होता है। जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास क्या होती है, बर्फ होती है। अगर मैं बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, वो पिघलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब जल का मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर मैं बात करूं कि किस बिंदु के ऊपर जाकर के वो उबलना शुरू होती है तो आपको पता होगा कि जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू होता है। अगर मैं बात करूं जमाव बिंदु की तो जमाव बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको पता होगा कि अगर मैं जल को ठंडा करूंगा तो वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, जमना शुरू हो जाता है। इसका मतलब वो चीजें अपन देखते हैं वो कहां देख पाते हैं, यही देख पाते हैं। समझ गए आप। इसका मतलब आपको समझ आया होगा कि गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है और हिमांक क्या होता है। लेकिन आपने कई बार अक्सर यह भी देखा होगा कि जब किसी द्रव के अंदर या किसी ठोस पदार्थ के अंदर अगर अशुद्धियां मिली हुई होती है, अगर अशुद्धियां मिली हुई होती है तो उनका हिमांक बिंदु और उनका क्वथनांक बिंदु घट जाता है और बढ़ जाता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं, आपकी नजरें बस स्क्रीन पर रहनी चाहिए। अब यहां देखना आप, मैंने क्या बताया कि जब कभी भी किसी चीज के अंदर इंप्योरिटीज होती है, कहने का मतलब पदार्थों के अंदर अशुद्धियां मिली हुई होती है, तो उसका गलनांक बिंदु उसका क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे सपोज करो, आपने अक्सर देखा होगा कि जब अपन घरों के अंदर सब्जियां पकाते हैं, जैसे सपोज करो कि आपको आलू उबालना है,
आपको क्या करना है साथियों, आलू उबालना है। एक तो आप आलू उबाल रहे हो एकदम नॉर्मल, लेकिन एक बार आपने क्या किया, आलू उबालते समय उसके अंदर क्या डाल दी बताओ, आपने नमक डाल दिया। क्या डाल दिया बताओ, नमक डाल दिया। इसका मतलब आपने अशुद्धि के रूप में उसके अंदर क्या डाला है बताओ, आपने नमक डाला है। तो आपको पता होगा कि जब वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता था, वो अब बहुत जल्दी उबल जाएगा। कहने का मतलब उसका क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना चाहिए था, लेकिन वो उससे पहले ही उबलना स्टार्ट हो जाएगा। बाय द वे हो सकता है 80 पे उबल जाए, हो सकता है वो 90 पे स्टार्ट हो जाए, लेकिन इतना जरूर है अगर अपन ने इसके अंदर नमक मिलाया है, अगर अपन ने इसके अंदर अशुद्धि मिलाई है, तो डेफिनेटली इसके बॉइलिंग टेम्परेचर पर फर्क आएगा। वो कितना भी हो सकता है, वेरी हो सकता है, अपन को पता चलना चाहिए। इसका मतलब आपको पता चला होगा कि जब किसी द्रव के अंदर या फिर पदार्थ के अंदर अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, पेपर के अंदर किसी भी प्रकार से लैंग्वेज घुमा घुमा करके दे सकते हैं। क्वथनांक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। कब, अशुद्धि मिलाने पर। जब अशुद्धि इसके अंदर मिला दी जाएगी किसी पदार्थ के अंदर, तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हिमांक के साथ क्या दिक्कत महसूस होती है। हिमांक को आपने अक्सर देखा होगा कि जो आइसक्रीम बनाने वाले होते हैं, अपन अपने आसपास कुल्फी वाले को देखते होंगे कि जो कुल्फी वाला होता है वो क्या करता है, एक अपने पास पात्र रखता है। उस पात्र के अंदर क्या करता है, इस प्रकार से अपने को दिखती है ये, और इसके अंदर क्या होता है, बर्फ होती है। यहाँ इसके अंदर क्या होती है, बर्फ होती है, और इसके अंदर कुछ इस प्रकार से वो आइसक्रीम की इस प्रकार से इसके अंदर डालता है। वो यहाँ इस प्रकार से इसमें आइसक्रीम रखी होती है। कहने का मतलब यहाँ बर्फ होता है, इस बर्फ से ये जो अपने पास पात्र है, इस पात्र में रखे हुए जो पानी है वो बर्फ बन जाएगा। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि इस बर्फ के अंदर जो आइसक्रीम बनाने वाला होता है वो इसके अंदर नमक मिला देता है। वो इसके अंदर साथियों क्या मिला देता है, वो इसके अंदर नमक मिला देता है। ऐसा करने से क्या हो जाता है, आपको पता होगा कि कोई भी पानी बर्फ तब बनता है जब टेम्परेचर कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे हो। लेकिन अगर अपन इसके अंदर नमक मिला देंगे तो इसका हिमांक बिंदु बहुत ज्यादा घट जाएगा और वो -22 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। आपको समझ आया होगा कि जब अपन किसी चीज को जमाते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना स्टार्ट होती है, लेकिन जब किसी पानी के अंदर अपन ने क्या मिलाया हुआ है, नमक मिलाया हुआ है, अगर अपन इसको बर्फ बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर -22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और वो क्या करेगी, आइसक्रीम को बहुत अच्छे लेवल से जमा पाएगी। और आप देखते होंगे कि कई बार जब अपन आइसक्रीम को खाते हैं तो वो एकदम पत्थर के समान हो जाती है, एकदम से कठोर हो जाती है। उसका कारण क्या होता है कि जब नमक मिला देने से बर्फ में अशुद्धियां क्या होती है, अशुद्धि मिला देने से उसका हिमांक बिंदु घट जाता है। कहने का मतलब 0 से कितना आ जाएगा, -22 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि जब किसी बर्फ के अंदर अपन अशुद्धि मिला देंगे नमक के रूप में तो उसका हिमांक बिंदु क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैंने आपको अच्छे लेवल से चीजों को समझाने की कोशिश करी है और उम्मीद करता हूं साथियों आपको समझ भी आया होगा। अब अपन इसको यहां से मिटाते हैं और आप इसका एक साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर साथियों आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो में अपन की पदार्थ की अवस्था को 2 प्रकार से बढ़ा था, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर, एक अपन ने बढ़ा था रासायनिक अवस्था के आधार पर। मैंने आपको भौतिक अवस्था के आधार पर सब कुछ बता दिया है। कहने का मतलब ठोस, द्रव, गैस जितनी भी थी, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन कंडेंसेशन, वो अपन ने पढ़ ली है। अब अपन को पढ़ना है रासायनिक अवस्था के आधार पर। अगर मैं रासायनिक अवस्था के आधार पर अगर बात करूंगा तो अपने पास कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चार्ट सा बना करके दिखाया था कि जो अपने पास रासायनिक अवस्था के आधार पर होती है वो तत्व, यौगिक और मिश्रण में कन्वर्ट होती है। लेकिन अपन को यहां से एकदम पोस्टमार्टम करके चीजों को पढ़ना है, तो आपको पॉइंट डालना है कि पदार्थ की अवस्था का रासायनिक अवस्था के आधार पर परिवर्तन। रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। अगर मैं बात करूंगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ
केमिकल स्टेज। अगर मैं बात करूं रासायनिक अवस्था के आधार पे, तो रासायनिक अवस्था के आधार पे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। आपको एकदम से चीज़ों को बारीकी से समझना है और अपन को एकदम से बहुत अच्छे लेवल से चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले वाले की मैं बात करूं तो अपने पास क्या होता है साथियों, तत्व होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। 2 नंबर पे अपने पास क्या होता है, यौगिक होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। 3 नंबर पे मेरे पास क्या होता है, मिश्रण होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, जिसको अपन साथियों क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा तत्व क्या होता है। आपको बारीकी से चीज़ों को समझना है। आपको याद होगा कि मैंने आपको सबसे पहले जब अपने रसायन विज्ञान स्टार्ट ही किया था तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। अगर मैं बात करूं यहाँ कि तत्व क्या होता है और इसके बारे में किसने क्या क्या कहा था, देखो रासायनिक अवस्था के आधार पर अगर मैं बात करूं तो तत्व एक इस प्रकार का पदार्थ है जिसको रासायनिक अवस्था के आधार पर और भौतिक अवस्था के आधार पर इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब तत्व पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जिसको रासायनिक अवस्था के आधार पर और भौतिक अवस्था के आधार पर बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। और ये बात सर्वप्रथम किसने बोली थी, ये बात बोली थी लेवाशिये ने। और मैंने आपको बताया था कि लेवाशिये रसायन विज्ञान का क्या कहलाता है, पिता कहलाता है। तो अगर मैं बात करूं 1 नंबर के ऊपर तत्व की, तो तत्व क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में अपन को संपूर्ण चर्चा करनी है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तत्व पदार्थ की ऐसी अवस्था होती है, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसको रासायनिक या भौतिक क्रियाओं द्वारा रासायनिक या भौतिक क्रियाओं द्वारा विभाजित ना किया जा सके क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। अगर मैं बात करूं किसकी, एलिमेंट की बात करूं तो एंटोनी वॉन लेवोशिये ने इस परिभाषा को डिस्कवर किया था। उसने क्या बताया था कि केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन के द्वारा अपन किसी भी तत्व को डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब अपन उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते। ये बातें किसने कही थी, लेवोशिये ने कही थी। ये आपको डाटा याद रखना है। अब मैं अगर बात करूं उसके बाद में कि जो तत्व होता है, इस तत्व की खोज किसने करी थी, इस तत्व की सर्वप्रथम खोज करी थी बर्जीलियस ने। इसकी खोज जे बर्जीलियस ने करी थी। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी तत्व का नामकरण किसने किया था, अगर मैं नामकरण की बात करूं तो इस तत्व का नामकरण किया था रॉबर्ट बोयल ने। इस तत्व का नामकरण साथियों किसने किया था, रॉबर्ट बोयल ने किया था। अब आपने देखा होगा कि तत्व अपन किसको कहते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आवर्त सारणी के अंदर जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी अपने पास है, वो सारे के सारे तत्व है। अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो तत्व अपने पास कितने हैं संख्या में, 118 तत्व है टोटल की टोटल। अगर मैं आज के एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग बताऊं तो 94 तत्व तो क्या है जो प्रकृति से अपन को मिले हैं। इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं 118 तत्व के अंदर से 94 तत्व ऐसे हैं जो क्या है बताओ, प्राकृतिक है। और जितने भी मेरे पास बचे हुए हैं, कितने बचे आप निकाल सकते हो 118 में से इसको घटा करके। ये 24 तत्व मेरे पास साथियों क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या हो जाएंगे, आर्टिफिशियल हो जाएंगे। इसका मतलब आपको पता चला होगा 94 तत्व प्राकृतिक है और 24 तत्व क्या हो जाएंगे, आर्टिफिशियल या कृत्रिम हो जाएंगे। किसका मतलब ये किसी न किसी मानव के द्वारा बनाए गए हैं। तो मैंने आपको बताया कि टोटल वर्तमान में तत्व कितने अवेलेबल अपने पास, 118 तत्व है। उनमें से 94 प्राकृतिक है और 24 क्या है, कृत्रिम है। अगर मैं आगे आपको बताऊं कि ये जो तत्व होते हैं इसका विभाजन किस आधार पे होता है, और आपने अक्सर देखा होगा कि जो तत्व होते हैं उसको किसी न किसी संकेत के रूप में लिखा जाता है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को अपन क्या लिखते हैं साथियों, अपन हाइड्रोजन को लिखते हैं H।
लेकिन आपको पता होगा अपन उसके बाद में हीलियम को लिखते हैं He। अगर मैं उसके बाद में बात करूं लिथियम को अपन क्या लिखते हैं Li लिखते हैं। इसका मतलब ये लिखने का जो ये तरीका है कि किसी भी नाम का आगे वाला अक्षर ही उस तत्व की पूरी कहानी बयां कर देगा। इसका मतलब अगर कहीं H लिखा होगा तो अपन बता देंगे कि क्या है, हाइड्रोजन है। अगर कहां He लिखा होगा तो अपन उसकी कहानी बयां कर देंगे कि ये हीलियम है। अगर इसी प्रकार से चीजें लिखी होगी तो अपन को पता चल जाएगा। लेकिन इस प्रकार का तरीका किसने इजाद किया था कि किसी भी शब्द के नाम के आगे का प्रथम और सेकंड वर्ड ही उसके संकेत को निर्धारित करेगा। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? बर्जीलियस ने बताई थी। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि तत्वों को प्रतीक के रूप में सबसे पहले किसने निर्धारित किया था? बर्जीलियस ने किया था। तत्वों को प्रतीक के रूप में सर्वप्रथम बर्जीलियस ने लिखा था और उसने ये बताया था कि किसी भी तत्व का प्रथम और दूसरा अक्षर ही उसका प्रतीक कहलाएगा। और ये हो सकता है कि उसका लैटिन नाम से भी हो सकता है और उसके किसी और नाम से भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बात करूं सोडियम, तो सोडियम का संकेत क्या होता है साथियों? Na होता है, लेकिन वो कभी भी SO नहीं लिखा जाता है। वो कभी भी SO नहीं लिखा जाता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यही है कि जो ये सोडियम है ना, उसका लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम होता है। उसका लैटिन नाम साथियों क्या होता है? नेट्रियम होता है। इसीलिए जो स्टार्टिंग के जो दो नाम है Na, ये ही सोडियम को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं बात करूं पोटेशियम की, तो पोटेशियम को अपन कैसे लिखते हैं? POTESI। इस प्रकार अपन पोटेशियम को लिखेंगे, लेकिन कभी भी उसका संकेत PO नहीं आता है। इसका मतलब अपन को पता चला कि जो नाम है ना वो पोटेशियम, वो भी कहीं ना कहीं लैटिन नाम से आया है। तो उसका अपन क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। तो के कहां से आता है? केलियम से आता है। KALIUM, केलियम। तो आगे का अपने पास क्या है? के। ये के किसको रिप्रेजेंट करता है? पोटेशियम को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको चीजें समझ आई होगी और मैंने आपको कुछ कहानियां बताई है तत्व की और आपको वो भी समझ आई होगी। अब मैं आपको बताऊं कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तत्वों के अपने पास कितने प्रकार है? तो तत्व अपने पास टोटल 3 प्रकार के होते हैं। तत्व अपने पास साथियों कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले वाला मेरे पास है धातु तत्व है। पहले वाला मेरे पास साथियों क्या है? धातु तत्व होता है। इसको अपन मेटल एलिमेंट भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं साथियों? मेटल एलिमेंट बोलते हैं। अगर मैं बात करूं धातु तत्वों के अंदर अपने पास कौन कौन से आते हैं, मैं आपको अगर आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग बताऊं तो आपने आवर्त सारणी को एकदम प्यार से पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी YouTube चैनल पे मैंने आपको आवर्त सारणी बहुत अच्छे लेवल से पढ़ा रखी है, आप वहां जाकर के देख सकते हो। या फिर मैं उस आवर्त सारणी के वीडियो की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर के भी आवर्त सारणी को बहुत अच्छे लेवल से पढ़ सकते हो। आपको पता होगा आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से होती है। ये डी ब्लॉक होता है, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक होता है। इस प्रकार से होता है। अगर मैं बात करूं इसी पी ब्लॉक के अंदर एक इस प्रकार से टेढ़ी नुमा एक टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है, इस प्रकार की रेखा होती है। अगर मैं इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के इधर जाऊंगा तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? धातु होते हैं। अगर मैं इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के इधर जाऊंगा तो सारे के सारे तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। लेकिन इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के ऊपर अवस्थित तत्व क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? उपधातु कहलाते हैं। तो आपको पता चला होगा कि धातु आवर्त सारणी में कहां होते हैं, उपधातु कहां होते हैं, उपधातु कहां होते हैं। कहने का मतलब अगर मैं आवर्त सारणी की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्या होते हैं? धातुओं की संख्या होती है। तो मैं आपको सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगा कि कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं कुछ एक आपको बता दूंगा कि जैसे एस ब्लॉक के तत्वों की बात करूं तो अपने पास क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, रूबिडियम हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा और अपने पास क्या हो जाएगा? बेरिलियम हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा, अपने पास कैल्शियम हो जाएगा। कहने का मतलब ये अपने पास एस ब्लॉक के कुछ धातु तत्व हो गए। अगर मैं कुछ पी ब्लॉक के धातु तत्व की अगर मैं बात करूं तो अपने पास क्या हो जाएगा? देखो अपने पास ये जो पी ब्लॉक है, यहां देखो अपने पास इस प्रकार से संरचना होती है। जैसे मेरे पास हो गया आर्सेनिक, तो आर्सेनिक मेरे पास क्या होती है? उपधातु होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कहां आती है? वो अपने पास इस सीढ़ीनुमा संरचना के अंदर आती है। अगर और बात करूं तो अपने पास बहुत सारी धातु होती है। जैसे मोलिब्डेनम हो गया, इरिडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, ऐसी बहुत सारी अपने पास धातुएं पड़ी है। मैं आपको सब कुछ बता नहीं सकता, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अपने पास क्या हो गया? धातु तत्व हो गया। अगर मैं 2 नंबर की बात
बात करूं तो 2 नंबर पे अपने पास क्या होता है साथियों, अधातु तत्व होता है। 2 नंबर पे अपने पास साथियों क्या होता है, अधातु तत्व होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन मेटल एलिमेंट बोलते हैं। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जितने भी गैसें हैं अपने पास इस यूनिवर्स के अंदर या फिर इस आवर्त सारणी के अंदर, वो सारी की सारी क्या आती है, अधातु तत्व होते हैं। क्या होते हैं साथियों, अधातु तत्व। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सभी अक्रिय गैसें, जैसे मेरे पास अक्रिय गैसें हो जाएगा हीलियम, नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और अपने पास ही हो जाएगा, और अपने पास क्या हो जाएगा, आर्गन भी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं उसके अलावा गैसें भी होती है जो क्या होती है, अधातु होती है। जैसे मेरे पास हो गया ऑक्सीजन, मेरे पास हो गया नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास गैसें हो जाएगी। अगर मैं उसके अलावा और बात करूं तो मेरे पास सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ये ऐसे अधातु तत्व है जो किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगर मैं उसके अलावा बात करूं, एकमात्र अपने पास अधातु तत्व होता है ब्रोमीन, जो किस अवस्था में मिलता है अपन को, द्रव अवस्था में मिलता है। तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको अधातु तत्वों के भी बता दिए हैं, और ये ऐसे तत्व होते हैं जिनका विभाजन पॉसिबल नहीं है, ना रासायनिक अवस्था के आधार पे और ना भौतिक क्रियाओं के आधार पे, और आपको चीजें समझ आई होगी। अब मैं बात करता हूं किसकी, उपधातु, और उपधातु को अपन क्या बोलते हैं, मेटेलोइड्स बोलते हैं। उपधातु को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, मेटेलोइड्स बोलते हैं। अब मेटेलोइड्स अपने पास कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता देना चाहूंगा। देखो, आपको एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक क्या है मेरे पास, भोले शिव जी ऐसी तेरी सब पोल खुली। भोले शिव जी ऐसी तेरी सब पोल खुली। अगर मैं भोले से बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा। शिव से बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। अगर मैं जी से बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। एसी से बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। तेरी से बात करूं तो मेरे पास टेल्यूरियम हो जाएगा। एसबी से बात करूं तो मेरे पास एंटीमनी हो जाएगा। और पोल से बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पोलोनियम हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास उपधातु संख्याओं में कितनी होती है, 7 होती है। मेरे पास उपधातु तत्व संख्याओं में कितने होते हैं, 7 होते हैं। अगर आपको पूछ लेगा कि आवर्त सारणी के अंदर पहला उपधातु तत्व कौन सा है, तो आप उसको बोरोन बताओगे। अगर आपको पूछ लेगा कि अंतिम उपधातु कौन सा है, तो आप उनको क्या बताओगे, पोलोनियम बताओगे। और मेरे हिसाब से चीजें आपको समझ आई होगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि उपधातु क्या होता है। अपन उपधातु उसको बोलते हैं जिसमें कुछ तो गुण धातुओं के होते हैं और कुछ गुण अधातुओं के होते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं, मेटेलोइड्स बोलते हैं। और आपको मैं उम्मीद करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छे लेवल से समझ आई होगी। और ये तत्व क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसका पूरा सिनेरियो आपके दिमाग में छप गया होगा। और अब मैं आपको यौगिक बताता हूं, इतने में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो अपने पास 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे अपने पास है यौगिक, जिसको अपन क्या बोलते हैं साथियों, कंपाउंड बोलते हैं। जिसको साथियों अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि तत्व प्रकृति का सबसे शुद्ध पदार्थ होता है और उसको अपन कई दफा परमाणु भी बोल देते हैं। अगर आपको कोई पूछ ले कि तत्व की खोज किसने करी, तो आपको बर्जिलिस बताना है। लेकिन आपको पूछे कि परमाणु को सबसे पहले इस दुनिया में कौन लेकर के आया था, तब आपको जॉन डोल्टन बताना है। इसमें रात दिन का अंतर होता है। तत्व परमाणु भी हो सकता है, अपन को ध्यान रखना है बस। अब मैं अगर बात करूं कि अपने पास यौगिक क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं कि कैसे अपन को समझ आएगा कि ये यौगिक है, तत्व है या मिश्रण है, तो मैं ये बात करूं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बना हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। मैं यहां लिख देता हूं, आप लिख सकते हो। 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं केमिकल
कंपोजिशन के अनुसार, अगर मान लो इसके अनुसार अगर कोई पदार्थ या कोई तत्व आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन एक प्रकार का क्या होता है, तत्व होता है। हाइड्रोजन एक प्रकार का क्या होता है साथियों, तत्व होता है। लेकिन अगर मैं इसी हाइड्रोजन के अंदर अगर मैं एक हाइड्रोजन और बना दूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, H2 गैस बन जाएगी, ये मेरे पास हाइड्रोजन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी के अंदर ऑक्सीजन और मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो एक चीज अपन को समझ आ रही है कि दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से, ना कि भौतिक संयोजन से। आपको यहां रासायनिक संयोजन नाम याद रखना है, ये आपके पेपर में आ सकता है कि यौगिकों का निर्माण तत्वों के रासायनिक संयोजन से होता है कि भौतिक संयोजन से होता है, क्या दोनों प्रकार से होता है या किसी भी प्रकार से नहीं होता। तो आपको बस ये पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि दो या दो से अधिक, मैंने यहां हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, किसका निर्माण हुआ बताओ, जल का निर्माण हो गया। अगर सपोज करो मैं बाय द वे इसके अंदर एक ऑक्सीजन और जोड़ दूं, अगर मैं इसके अंदर एक ऑक्सीजन और जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। आपको पता होगा कि इसके अंदर थोड़ा सा भी एक तत्व जोड़ देने पर इसके रासायनिक गुणों में रात और दिन का अंतर आ जाता है। जैसे मैं जल की बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें केवल और केवल एक ऑक्सीजन का फर्क है, और लेकिन इसके गुणों के अंदर रात दिन का अंतर है, और इसके रासायनिक संयोजन के अंदर भी रात दिन का अंतर है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। अब ये जो H2 है इसके उपयोग से आप सब लोग परिचित होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं H2O2 क्या काम आता है। आपने देखा होगा कि अपन जब बहुत साल पहले की तरफ चले जाएं तो बहुत सारी अपन पुरानी हवेलियां देखते हैं, उन पुरानी हवेलियों के ऊपर भित्ति चित्र उकेरे हुए होते हैं। उनके ऊपर क्या होते हैं साथियों, भित्ति चित्र उकेरे हुए होते हैं। अगर उन भित्ति चित्रों को वापस से अपन को चमकाना होता है तो किसका लेपन किया जाएगा, H2 और O2 का लेपन किया जाएगा। इसका मतलब आपके पेपर में आएगा कि भित्ति चित्रों को चमकाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो आप लिख सकते हो H2O2। जो दीवारों के ऊपर जो पेंटिंग करी हुई होती है, उन पेंटिंग को चमकाने के लिए H2O2 का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता रहा था यौगिक कैसे बनते हैं। अब मैं आपको चीज बता रहा हूं कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो समान तत्वों के संयोग से बनते हैं, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो समान तत्वों के संयोग से बनते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं समान तत्व वाले यौगिक। जैसे मेरे पास हो गया H2O2 N2 Cl2 ओजोन, जिसको अपन O3 बोलते हैं। इसी प्रकार से अपने पास और हो जाएगा। कहने का मतलब ये इस प्रकार के यौगिक है जो समान तत्वों से मिलकर के ही बने होते हैं। अगर मैं उसके अलावा बात करूं कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो असमान तत्वों के संयोग से बनते हैं, असमान तत्व वाले यौगिक। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल हो गया H2, जैसे मेरे पास एग्जांपल हो गया NaCl, जैसे मेरे पास एग्जांपल हो गया HNO3, जैसे मेरे पास एग्जांपल हो गया NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट। कहने का मतलब मेरे पास अगर मैं और बात करूं CaSO4, इस प्रकार से मेरे पास बहुत सारे असमान यौगिक भी प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन मैं अगर बात करूं, ये तो अपने पास लिमिटेड है, लेकिन ये अपने पास बहुत सारे बन सकते हैं। अपन आपस में कैसे भी इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का रासायनिक संयोजन होता है। आप जानते होंगे, आप भली बात ही चीजों को समझते होंगे। तो ये मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। कहने का मतलब असमान तत्व वाले यौगिक ये होते हैं और समान तत्व वाले यौगिक ये होते हैं। और आपको चीजें समझ आई होगी। और कई दफा क्या होता है, यौगिक को क्या बोल दिया जाता है, अणु बोल दिया जाता है। कई दफा यौगिक को क्या बोल दिया जाता है, अणु बोल दिया जाता है। समान तत्व वाले अणु ये कहलाएंगे और असमान तत्व वाले अणु ये कहलाएंगे। जिस प्रकार कई दफा अपन तत्व को परमाणु बोल देते हैं, उसी प्रकार कई दफा यौगिकों को क्या बोल दिया जाता है, अणु भी बोल दिया जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति अपन को नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगर बात करूं यौगिक की, तो यौगिक के अंदर और क्या खास बात होती है। अगर मैं बात करूं, यौगिक इस प्रकार की चीज होती है जिसका अपन क्या लिख सकते हैं, सूत्र प्रतिपादित कर सकते हैं। मैं अगर आगे जाऊंगा ना, तो आगे आपको एक नाम मिलेगा मिश्रण। मिश्रण का कभी भी अपन सूत्र नहीं लिख सकते, इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट लिखा रहा हूं कि यौगिक इस प्रकार का पदार्थ होता है जिसका अपन किसी न किसी फॉर्म में सूत्र जरूर लिख सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि शाही क्या होती है, तत्व होता है, यौगिक होता है या मिश्रण होता है। तो आप भी जानते होंगे कि जो मार्कर की शाही होती है उसका कोई डेफिनाइट फॉर्मूला नहीं होता। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यौगिक की, जैसे आपने देखा होगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3,
AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और आपने देखा होगा सिल्वर आयोडाइड। ये जो होती है ना चुनावी स्याही किससे बना जाती है? AgNO3 से बना जाती है। लेकिन AgNO3 अपने पास क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। लेकिन जो मार्कर की स्याही आती है और स्याही आती है उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं। जब बहुत सारे तत्वों के बहुत सारे यौगिकों के सहयोग से कोई चीज बनती है वो मिश्रण कहलाती है। इसका मतलब स्याही अपने पास क्या हो जाएगी? मिश्रण हो जाएगी, ना कि यौगिक हो जाएगी। ये चीज भी आपको चीजें समझ आई होगी। अब देखो ये अपने पास यौगिक हो गया। अब यौगिक के प्रकार अगर मैं बात करूं तो यौगिक अपने पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कार्बनिक यौगिक और एक अपने पास क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसको कहेंगे अपन? ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन मुख्य तत्व के रूप में अवेलेबल हो। जैसे मैं बात करूं अपने पास क्या हो जाएगा? CH4। जैसे मैं बात करूं C2H5OH, देखो इसके अंदर भी क्या होता है? कार्बन आता है। अगर कहने का मतलब जितने भी हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक है वो सारे के सारे यौगिक क्या कहलाएंगे? कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे भी है जिसके अंदर क्या नहीं आता? कार्बन नहीं आता। जैसे मैं बात करूं ये वाले, देखो ये जो मैंने यौगिक लिखे हैं ना यहाँ आपको कहीं भी कार्बन नहीं दिखेगा। इसका मतलब अकार्बनिक यौगिक जिसको कहेंगे अपन, जिसमें कार्बन अब्सेंट हो, वह अकार्बनिक यौगिक कहलाएगा। और उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये यौगिक समझ में आया होगा कि क्या यौगिक होता है, क्या तत्व होता है। अब अपन एक स्टेप आगे चलते हैं और अपन पढ़ते हैं कि मिश्रण क्या होता है। अब अपन को 3 नंबर पे साथियों क्या पढ़ना है? मिश्रण पढ़ना है। अब अगर मैं बात करूं कि मिश्रण क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से किसका निर्माण होता है? यौगिक का। सॉरी। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं दो या दो से अधिक यौगिकों के भौतिक संयोजन से किसका निर्माण होता है? याद रखना आप, भौतिक संयोजन से दो या दो से अधिक यौगिकों के भौतिक संयोजन से, इसका मतलब फिजिकल कंपोजिशन के अनुसार अगर अपन बात करें भौतिक संयोजन, दो या दो से अधिक यौगिकों के भौतिक संयोजन से किसका निर्माण होता है? मिश्रण अर्थात मिक्सचर का निर्माण होता है। अगर मैं और बात करूं मिश्रण की कि अपने पास मिश्रण में और क्या खास बात हो सकती है, मिश्रण के अंदर जो सबसे पहले जो यूनिक बात है वो यही है कि अपन कभी भी इसका सूत्र नहीं लिख सकते। इसका अपन कभी भी केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र नहीं लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आपने टूथपेस्ट देखी होगी, क्या टूथपेस्ट का क्या टूथपेस्ट का फॉर्मूला होता है? आप कहोगे नहीं सर, टूथपेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसका मतलब अपने पास टूथपेस्ट क्या हो गई? टूथपेस्ट अपने पास ये हो गई क्या? मिश्रण हो गया। अगर मैं बात करूं क्या आप बता सकते हो दूध का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर हमें दूध का फॉर्मूला तो नहीं पता, लेकिन ग्लूकोज का पता है। जिसका फॉर्मूला ले सकते हो क्या हो जाएगा? वो यौगिक हो जाएगा। लेकिन जिसका अपन फॉर्मूला नहीं लिख सकते वो क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल मेरे पास क्या हो जाएंगे? जैसे दूध हो गया, मेरे पास शाही हो गई, जैसे मैं बात करूं रक्त हो गया, जैसे मैं बात करूं पसीना हो गया। इसका मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिनका अपन कोई डेफिनाइट फॉर्मूला लिख नहीं सकते, वो क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। और इन्हीं चीजों को, जैसे मैं बात करूं कीचड़, क्या कीचड़ का फॉर्मूला लिख सकते हो? आप कहोगे नहीं सर नहीं लिख सकते। इसका मतलब कीचड़ भी क्या हो गया मेरे पास? यही हो गया। इस प्रकार से अपने पास हजारों करोड़ों अपने पास एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मिश्रण आपको समझ आया होगा। अब मैं अगर बात करूं मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, मिश्रण अपन किसको कहेंगे, मिक्सचर अपन किसको कहेंगे, तो मिश्रण के मेरे पास मोटे मोटे दो प्रकार है। एक का नाम है मेरे पास समांगी मिश्रण और एक का मेरे पास है विषमांगी मिश्रण। तो आप यहां प्रकार लिखना आपको। एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। अगर मैं समांगी की बात करूं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं?
हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, समांगी मिश्रण अर्थात विषमांगी मिश्रण। अब देखो अपन क्या करेंगे, इनका फर्दर डिवाइडेशन पढ़ेंगे कि समांगी किसको कहेंगे और विषमांगी किसको कहेंगे। आपने बहुत सारा मिश्रण देखा होगा, जैसे आपने अक्सर प्रयोग किया होगा कि जब आप कभी अल्कोहल का सेवन करते हो तो अल्कोहल का सेवन करते समय आप उसके अंदर क्या मिलाते हो, जल मिलाते हो। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जब अपन इन चीजों को अगर अपन अलग करेंगे तो आपने देखा होगा कि कभी भी अपन जल और अल्कोहल को मिलाने के बाद ये पता नहीं कर पाते हैं कि इसमें से ये वाला भाग जल है और ये वाला भाग अल्कोहल है। कहने का मतलब इतना सा ही है कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, अच्छी प्रकार से घुल मिल जाएंगे। लेकिन मैं एग्जांपल की बात करूं, जल प्लस केरोसिन, जब आप जल और केरोसिन को जब मिलाओगे आप तो कभी भी जिंदगी के अंदर एक नहीं होंगे। कहने का मतलब उनका अलग ही लेयर बनता जाएगा, आपको पता चल जाएगा। जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रह जाएगा, जिसका तो ज्यादा होगा वो नीचे चला जाएगा। इसका मतलब उनकी लेयर अपन को स्पष्ट नजर आ जाएगी, वो आपस में मिलते नहीं हैं। और ऐसे मिश्रण जो आपस में मिलते नहीं हैं उनके अवयवी कण अपन को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण। और जिसके अवयवी कण अपन को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते वो क्या कहलाते हैं, विषमांगी। और जिसके अवयवी कण अपन को आंखों से दिखाई देते हैं वो क्या कहलाएंगे, विषमांगी। जैसे आपको केरोसिन और जल अलग अलग दिखाई देगा, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, विषमांगी। तो मैं इसका एक आपके लिए परिभाषा जनरेट ये कर सकता हूं कि इस प्रकार का मिश्रण जिसके अवयवी कण आपस में बहुत अच्छे प्रकार से घुले हुए होते हैं और उनका कोई ना कोई निश्चित अनुपात होता है, वही क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। लेकिन मैं विषमांगी मिश्रण की बात करूं, इस प्रकार का मिश्रण जिसके अंदर जो भी यौगिक मिलाया हुआ है उसका कोई ना कोई निश्चित अनुपात नहीं होता और वो अगर अपन उसका अलग अलग जगह से सैंपल निकालेंगे तो उनका अलग अलग अनुपात आता है। जैसे मैं आपके सामने कुछ जीवंत उदाहरण रखता हूं, आप समझने की कोशिश करना और आपको चीजें समझ भी आ जाएगी। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि एक कंटेनर के अंदर जब अपन उसके अंदर नमक मिलाते हैं और ये पानी से भरा हुआ है और इसके अंदर मैंने क्या मिलाया, नमक मिलाया, लेकिन कुछ समय के बाद में ये नमक बहुत अच्छे लेवल से इसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। कहने का मतलब इसके अंदर क्या हो जाता है, वो घुल मिल जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद में अगर अपन देखेंगे तो अपन पता नहीं कर पाएंगे कि नमक का कण कहां पे रखा हुआ है, लेकिन डालने से पहले अपन को पता था कि ये नमक है और ये क्या है, पानी है। तो आपको पता चला होगा कि समांगी मिश्रण अपन किसको कहेंगे, जिसके अंदर अवयवी कणों को अपन अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे, वो क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। और जिनको अपन अपनी नंगी आंखों से भी देख पाएंगे वो क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, जल प्लस मिट्टी। अब मुझे एक चीज बताओ, आप कितना भी इसको मिला देना, जल प्लस मिट्टी को आप कितना भी मिला देना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जल का अणु है और ये मिट्टी का अणु है। इसका मतलब जल प्लस मिट्टी किसका मिश्रण हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। और आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां एग्जाम्पल लिख देता हूं और एग्जाम्पल लिखने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि जिस भी मिश्रण को अपन अपनी नंगी आंखों से देख नहीं पाते, उनके गुले हुए अवयवी कणों को, वो किस प्रकार का विलयन होता है, वो एक प्रकार का वास्तविक विलयन होता है। इसका मतलब उनको अपन रियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं जिनके अवयवी कणों को अपन अपनी आंखों से देख पाते हैं किसी भी लेवल पे, थोड़ा बहुत किसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा, उसको या तो अपन कोलोइड बोलते हैं या फिर अपन उसको क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। या तो अपन उसको कोलोइड बोलते हैं या फिर अपन उसको क्या बोलते हैं, निलंबन। और निलंबन को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सस्पेंशन भी बोलते हैं। और यहां अपने पास क्या हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशंस हो जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है सबसे पहले जल प्लस दूध। अगर मैं जल प्लस दूध की बात करूं तो आपने देखा होगा जल प्लस दूध एक अच्छे लेवल से घुल जाते हैं। घुलने के बाद अपन पता नहीं कर पाते हैं कि ये वाला भाग दूध है कि ये वाला भाग जल है। इसका मतलब जल प्लस दूध का मिश्रण किस प्रकार का हो जाएगा, समांगी हो जाएगा। देखो मैं यहां एग्जांपल लिख देता हूं, जल प्लस दूध, या फिर आप दूध के साथ नमक भी ले सकते हो, दूध के साथ आप शक्कर भी ले सकते हो, आप यहां अल्कोहल भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये इस प्रकार के मिश्रण होते हैं, ये अच्छे लेवल से घुल जाते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। और इनके अवयवी कणों को अपन अपनी नंगी आंखों से देख नहीं पाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बताओ, वायु हो जाएगी। आपने देखा होगा कि वायु के अंदर बहुत सारे यौगिक होते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, उसके अंदर CO2 होती है। इसका मतलब वो एक प्रकार के यौगिक होते हैं। और मैंने आपको बताया कि 2 या 2 से अधिक यौगिकों के सहयोग से किसका निर्माण होता है, मिश्रण का। लेकिन क्या आप बता पाते हो क्या कि ये वाली N2 है
ये वाली CO2 है, ये वाली O2 है, आप नहीं बता पाते, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। वो किस प्रकार का मिश्रण हो जाएगा साथियों, वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। और आपको समझ भी आया होगा कि ये चीजें कैसी चल रही होगी, और मैंने आपको चीजें एक अच्छे लेवल से बता दी है और आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बात करूं विषमांगी मिश्रण का उदाहरण अपने पास क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं बात करूं जल प्लस तेल, और जल प्लस तेल आपको पता होगा कभी भी आपस में मिलते नहीं हैं, उनके अवयवी कणों को अपन आसानी से देख पाते हैं। इसका मतलब जल प्लस तेल क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। अगर मैं और बात करूं तो जल प्लस मिट्टी हो जाएगा। अगर मैं और बात करूं तो आपको पता होगा कि जल प्लस लोहे का चूर्ण हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि जो कीचड़ होता है, उस कीचड़ के अंदर आप आराम से पता कर पाओगे कि ये वाला जल का अणु है और ये थोड़ा मतलब मिट्टी के कण है, आप आराम से पता कर पाओगे। वो क्या हो जाता है अपने पास, विषमांगी मिश्रण हो जाता है। इसका मतलब आपको समझ आया होगा कि क्या समांगी होता है और क्या विषमांगी होता है। अब आपके ये पेच लड़ रहा होगा कि वास्तविक विलयन क्या होता है, कोलोइड क्या होता है, निलंबन क्या होता है। तो आपको मैं बता देता हूं कि आने वाले दिनों में एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन जिसका नाम होगा विलयन, जिसका अपने आप में टॉपिक होता है सॉल्यूशंस। उसके अंदर अपन इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और सारा का सारा चीजें अपन पढ़ लेंगे। लेकिन ये अभी अपन इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे कि वास्तविक विलयन क्या होता है, कोलोइड क्या होता है, निलंबन क्या होता है। लेकिन मैं आपको आने वाले दिनों में जरूर बताऊंगा। इसके आप और उदाहरण लिख सकते हो लिखना चाहो तो। जैसे मेरे पास हो गया दूध, अगर मैं केवल दूध की बात करूं तो वो भी क्या होता है, अगर मैं बात करूं तेल की तो वो भी क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। तो मेरे पास ये क्या हो गया, सारा का सारा प्रकार हो गया किसका, पदार्थ की अवस्थाओं के प्रकार, रासायनिक अवस्था के आधार पर भी और भौतिक अवस्था के आधार के ऊपर भी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये मिश्रण आपस में घुले हुए हैं, इनको अपन अलग करेंगे तो किस विधि के द्वारा कर सकते हैं। आपको पता होगा मैंने यहाँ बहुत सारी चीजें बताई है आपको मिश्रण के अंदर, तो उनको अपन को अलग करना है कि कैसे मैं जल के अंदर से अल्कोहल को अलग करूंगा। सपोज करो कि आप अपने घर के अंदर अल्कोहल का सेवन कर रहे हो। सपोज करना कि आपके पेरेंट्स घर से बाहर गए हुए हैं और आप घर के अंदर बैठ करके अल्कोहल का सेवन कर रहे हो, और अचानक से आपके पेरेंट्स घर में आ जाते हैं, और आप जिस बोतल के द्वारा अल्कोहल का सेवन कर रहे हो या फिर जिस बर्तन के द्वारा आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हो उसके अंदर आपने जल भी मिलाया होगा। जब आपने जल मिलाया है और अचानक से जब आपके पेरेंट्स आ जाते हैं तो आप क्या करना, आप उस मिश्रण को कहां ले जाना, आप उस मिश्रण को गैस चूल्हे के ऊपर ले जाना। जैसे ही आप चूल्हे के ऊपर ले जाओगे आपको पता होगा जैसे ही अपन इसको हीट देंगे, जैसे ही अपन उसको उष्मा देंगे तो जो अल्कोहल होता है वो तो इसके अंदर से उड़ जाएगा और केवल क्या बच जाएगा, पानी बच जाएगा। तो आपको पेरेंट्स को क्या लगेगा कि ये पानी गर्म कर रहा होगा और अल्कोहल क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसका मतलब अपन को पता चला कि जल और अल्कोहल के मिश्रण में से अपन ने क्या अलग कर लिया, यहाँ अल्कोहल अलग कर लिया और जल क्या हो गया बताओ, अलग हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि अलग करने की विधि कौन कौन सी होती है और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मिश्रण को अलग करने की विधियां, ये अपने पास इस टॉपिक का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपने पास, और अपन को बड़ी इम्तिहान के साथ पढ़ना है इसको। इसका मतलब अपने पास क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ या फिर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का पृथक्करण अपन कैसे करते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, अगर एग्जांपल की बात करूं कि अपने पास कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपन इसको अलग करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जो अपने पास चाय होती है, उस चाय के अंदर अपन के पास बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे अपन जो चाय बनाते हैं आपने देखा होगा उसके अंदर क्या होता है, अदरक भी होती है। आपने देखा होगा कि उसके अंदर चाय पत्तियाँ भी होती है। अगर मैं बात करूं उसके अंदर अपन कुछ और मटेरियल भी डालते हैं। कहने का मतलब ये है, अब आपको पता होगा कि जो ये चाय है ये एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। अब इस मिश्रण के अंदर से अपन को जो ये अदरक है, जो अपने पास अवशिष्ट बची हुई जो पत्तियां हैं उनको अलग करना है। तो उनको अलग करने के लिए अपन क्या लेते हैं, छलनी लेते हैं और जिस पात्र में छालते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, प्याला बोलते हैं। कहने का मतलब अपन उसको किसी न किसी विधि के द्वारा अलग जरूर करेंगे क्योंकि वो किसी न किसी रूप में मिला हुआ था। इसका मतलब मैं जब इनको अलग करूंगा तो इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं हिंदी में निस्यंदन, और इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं।
इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसका मतलब जो अपने पास चाय बनी हुई है, उस चाय के अंदर जो अदरक के पार्टिकल थे, जो चाय पत्तियों के पार्टिकल थे, उनको अलग करने के लिए जो प्रक्रिया अपन ने पाई, उसका नाम क्या होता है, निस्यंदन अर्थात फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है साथियों, फिल्ट्रेशन होता है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि पानी के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हो जाते हैं जो कठोर होते हैं, बड़े होते हैं अणुओं के अंदर। अगर मान लो कि मैं कुछ भी बात करूं, जैसे सपोज करो कि आप किसी भी चीज का जूस पी रहे हो, सपोज करो आप, और उसके अंदर काजू किशमिश ये सब डाले हुए हैं, और आप क्या करते हो, अगर आपको वो अच्छे नहीं लगते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको छानना पड़ेगा। जब आप उसको छानोगे तो आपको पता होगा कि जो बड़े कण हैं वो अलग हो जाएंगे और जो पतला भाग है वो अलग हो जाएगा। वो किस प्रक्रिया के द्वारा अलग हुआ, फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग हुआ। ये तो आप चलो कर पाओगे आप, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि जो रक्त को छाना जाता है अपनी बॉडी की, अगर मैं बात करूं कि रक्त को छानने का काम कौन करता है, तो आपको पता होगा साथियों, रक्त को छानने का काम कौन करता है, किडनी करती है। रक्त को छानने का काम कौन करती है, किडनी करती है। इसका मतलब रक्त को छानने का काम किडनी करती है। ये किस प्रक्रिया के द्वारा करती है, उसका नाम क्या होता है, निस्यंदन होता है। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा और एग्जाम्पल भी आपने लिखे होंगे। अब मैं बात करूं 2 नंबर की बात। अब मैं बात करूं 2 नंबर की, तो 2 नंबर पे मेरे पास क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों, वेपोराइजेशन बोलते हैं। अब वेपोराइजेशन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब अपन पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को जब अपन उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बताओ, भाप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, भाप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब उसका क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगी, उसकी वेपर बन जाएगी। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन अर्थात वाष्पीकरण बोलते हैं। इसका एग्जांपल अपने पास मोटा मोटा यही रहेगा कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो समुद्रों के अंदर जो अपन नमक की प्राप्ति करते हैं, आपने देखा होगा तो समुद्र होते हैं। जैसे मैं बात करूं गुजरात के अंदर जो कच्छ की खाड़ी है, वहां नमक की प्राप्तियां की जाती है। तो जो समुद्र होते हैं उस समुद्र के अंदर कुछ इस प्रकार से दरारें होती है, कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसे नाल से कटे हुए होते हैं। अब क्या होता है कि जो समुद्र का पानी होता है तो वो तो क्या होता है, गर्मियों के अंदर वाष्प बन के ऊपर उठ जाता है, और जो नमक के क्रिस्टल होते हैं वो वहीं के वहीं जम जाते हैं। इसका मतलब वाष्पीकरण क्या काम आएगा, समुद्र से नमक की प्राप्ति के लिए। अपने पास इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, समुद्र से नमक की प्राप्ति अपन किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, वो करते हैं अपन वाष्पीकरण के द्वारा। अब मैं अगर बात करूं 3 नंबर के ऊपर, 3 नंबर के ऊपर अपने पास क्या हो जाएगा, किसी भी पदार्थ का पृथक्कारी कीप द्वारा। मतलब मैं आपको विधि बता रहा हूं कि कौन सी विधि के द्वारा अपन मिश्रण को अलग करते हैं। 3 नंबर पे अपने पास है पृथक्कारी कीप द्वारा। इसका मतलब बाय यूज ऑफ फनल, बाय यूज ऑफ फनल। अब देखो ये क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जो आपस में कभी भी घुल नहीं पाते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि मेरे पास मिट्टी और जल है, मैं क्या करता हूं, उसको एकदम बुरे लेवल से हिला देता हूं। आपको पता होगा मिट्टी के पार्टिकल उसमें घूमने लग जाएंगे, लेकिन जैसे ही मैं उस जल को रख दूंगा एक जगह, तो जैसे ही स्थिर अवस्था में आएगा, मिट्टी के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे किनारों पर बैठने लग जाएंगे। इसका मतलब वो कहाँ, पेंदे में बैठ जाएंगे और जल क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। इसका मतलब अपन को पता चला कि जल को अपन अलग कर लेंगे, माटी क्या हो जाएगी, या मिट्टी अलग हो जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ भाग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, लिक्विड और लिक्विड ही होते हैं। मतलब कहने का मतलब लिक्विड और ठोस नहीं होते, लिक्विड और लिक्विड ही होते हैं। उनको अपन कभी भी इस प्रकार से अलग नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो कि मैं बात करूं जल प्लस कोई तेल होता है मेरे पास, अगर मैं बात करूं जल प्लस तेल होता है, वो कभी भी आपस में मिल नहीं पाता है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक पात्र है, इस पात्र के अंदर यहां तक क्या है, जल है, और यहां तक क्या है, तेल है। क्योंकि वो कभी भी आपस में मिल नहीं पाते हैं। अपन इसको ऐसे हिलाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वापस क्या हो जाएगा, अपनी स्थिर पोजीशन में आएगा, तो जल अलग और तेल अलग हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक कीप निकालूंगा, ऐसे यहां एक फन्नल निकालूंगा इस प्रकार से, और देखो क्या हो जाएगा, तेल तो अलग हो जाएगा और जल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका मतलब जल और तेल को पृथक्कारी कीप द्वारा इस प्रकार अपन अलग कर सकते हैं। इसका मतलब आपको समझ आया होगा एग्जाम्पल, जल और तेल को अपन पृथक्कारी कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको लिख रहे हैं, जल प्लस तेल। अगर मैं 4 नंबर पे बात करूं तो 4 नंबर पे मेरे पास प्रक्रिया का नाम है क्रिस्टलीकरण, और इसको अपन क्या बोलते हैं,
क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्रिस्टलीकरण को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब देखो ये क्या होती है क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन? ये अपन क्या होती है, कई बार अपन देखते होंगे कि जो ठोस पदार्थ होता है उसके अंदर अशुद्धि के रूप में कुछ पानी मिला हुआ होता है, कहने का मतलब उसमें नमी होती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि अपने पास जल होता है और उसमें मैंने क्या मिलाई बताओ? शक्कर मिलाई। उसमें मैंने क्या मिलाई बताओ? शक्कर मिलाई। लेकिन आप एक टाइम ऐसा देखोगे कि दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में अच्छे लेवल से घुल जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि जब मैं उसको गर्म करूंगा, जब मैं इसको गर्म करूंगा, कहने का मतलब ये है कि जब इसमें से मैं इसकी पानी को उड़ा दूंगा तो आपको पता होगा जो अपन इसमें चीनी डाली थी या फिर जो अपन शक्कर डाली थी वो जिस रूप में अपन ने डाली थी उस रूप में कभी भी अपन को नहीं मिलेगी। इसका मतलब अपन को जब ये मिलेगी तो ये किसी न किसी क्रिस्टल के रूप में मिलेगी। आपने कहीं देखा होगा कि जो अपन को क्रिस्टल से रूप में प्राप्त होते हैं उसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे आप कई बार नमक और जल को भी आपस में मिलाते हो, लेकिन जब आप उसको किसी स्टोव के ऊपर, किसी गैस के ऊपर रखते हो तो जो जल होता है वो तो वाष्पीकृत होकर के उड़ जाता है, लेकिन जो उसके अंदर जो ठोस भाग होता है वो उसके अंदर बच जाता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आपने जब आप किसी भी पदार्थ की चाशनी बनाते हो तो वो चाशनी होती है गाढ़ी होती जाती है, गाढ़ी होती जाती है, गाढ़ी होती जाती है। एक टाइम पे ऐसा आता है कि वो सारा का सारा जल क्या होता है? उड़ जाता है। सारा का सारा जल उड़ जाएगा और जो चाशनी होगी वो क्रिस्टल के रूप में जम जाएगी, बच जाएगी। उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इसका मतलब अपन को पता चला जल और शक्कर के अंदर से अपने शक्कर प्राप्त कर ली, उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि समुद्र से नमक की प्राप्ति होती है ना, समुद्र से नमक की प्राप्ति भी क्रिस्टलाइजेशन ही होता है, क्योंकि समुद्र के अंदर जो नमक बनता है उसके अंदर जो अपने पास नमक होता है वो क्रिस्टल के रूप में अपन को मिल जाता है। तो ये चीज आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। 5 नंबर पे मेरे पास है वर्ण लेखन। क्रोमोटोग्राफी। क्रोमोटोग्राफी क्या होता है? ये क्या होता है? रंगों को अलग करने की प्रक्रिया होती है। जैसे मैं बात करूं मार्कर की स्याही के अंदर जो काला रंग होता है, जैसे काली स्याही होती है, उसके अंदर केवल और केवल काला रंग ही नहीं होता है, उसमें बहुत सारे रंगों को आपस में जब मिलाया जाता है तो कुछ रंग बन जाते हैं अपने पास। कहने का मतलब क्या होता है कि स्याही के अंदर से आपने एक नाम सुना होगा डाई, उन डाई के अंदर से रंगों को अलग करने की प्रक्रिया अपने पास क्या कहलाती है? वर्ण लेखन कहलाती है। इसका मतलब स्याही से अपन अलग अलग रंगों को अपन अलग करेंगे तो उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है अपने पास? वर्ण लेखन होता है। और वर्ण लेखन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये काम करता है अधिशोषण के सिद्धांत पर। इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, उसके अंदर क्या होता है? कुछ इस प्रकार का एक पदार्थ होता है जो उस स्याही के अंदर और उसमें डाला जाता है। तो उसमें क्या होता है, जिस प्रकार से मैं बात करूं, जैसे मान लो ये है मेरे पास, मैंने इसके अंदर इसको मैंने उस पदार्थ में डाला जहां से मुझे रंगों को अलग करना है। तो अगर मान लो कि सपोज करो कि अगर मान लो कि इस पहले वाले भाग के अंदर यहाँ लाल रंग अगर अवशोषित हुआ तो इस वाले भाग में केवल लाल रंग ही अवशोषित होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ से केवल ब्लू रंग अवशोषित हुआ तो यहाँ ब्लू रंग ही अवशोषित होगा। अब मैं क्या करूंगा, इस पदार्थ को बाहर निकाल लूंगा। अगर मैं इसको दबाऊंगा तो यहाँ से मेरे पास ब्लू कलर अलग हो जाएगा और यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा? लाल कलर अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या करता है, एक इस प्रकार का अपने पास एक पदार्थ होता है जो क्या होता है, चीजों को अधिशोषण करने का काम करता है। और इसी सिद्धांत के ऊपर क्या होता है? वर्ण लेखन काम करता है। और आपको समझ आया होगा कि रंगों को अलग करने की विधि का नाम अपने पास क्या होता है? अधिशोषण होता है। अब मैं अगर आगे बात करूं 6 नंबर पे, तो मेरे पास प्रक्रिया का नाम है आसवन। अब आपको जितना इंपॉर्टेंट ये निस्यंदन ये सब है उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट अपने पास क्या है? आसवन होगा। अब आसवन अपने पास क्या होता है वो आप गौर करना एक बार। आप आसवन को अपन क्या बोलते हैं? इंग्लिश में डिस्टिलेशन बोलते हैं। ये इन पांचों के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है अपने पास? आसवन ही है। देखो मैं आपको बता देता हूं कि आसवन क्या होता है अपने पास 6 नंबर पे, जिसको अपन डिस्टिलेशन बोलते हैं। देखो आसवन इस प्रकार की विधि है, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो कि 2 लिक्विड है, उस 2 लिक्विड को जब गर्म किया जाता है तो उसको अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब अपन उन चीज़ों को ना तो अपन क्रिस्टलीकरण के द्वारा अलग कर पाए, ना अपन फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर पाए, ना किसी और विधि के द्वारा अलग कर पाए, तब लास्ट में अपने पास हथियार रहता है, अपन उसको किस विधि से अलग करेंगे? आसवन विधि से अलग करेंगे। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जल
प्लस एल्कोहल, जल प्लस एल्कोहल को अलग करेंगे तो अपने पास बहुत कष्ट होगा, अपन को अलग हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ना तो ये पृथक्कारी कीप के द्वारा हो पाएगा, ना किसी निस्यंदन के द्वारा हो पाएगा। अगर अपन निस्यंदन के द्वारा करेंगे तो उसमें कोई मोटे मोटे कण तो है नहीं है कि वो अलग हो जाएंगे। कहने का मतलब अपने पास जल प्लस एल्कोहल को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने पास कुछ प्रक्रियाएं होती है, एक बार आप थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ये मेरे पास एक पात्र है, एक कंटेनर है, ये कंटेनर है और नीचे मैंने क्या लगा रखा है, इसमें एक बर्नर लगा रखा है। इसका मतलब नीचे से अग्नि मिल रही है, ज्वाला मिल रही है, और इसके अंदर यहाँ जल भी है प्लस एल्कोहल भी है, जल प्लस एल्कोहल दोनों है। अब मैं क्या करता हूं, इस पानी को या फिर इस मिश्रण को गर्म करता हूं। जैसे ही मैं गर्म करूंगा तो इसमें क्या होता है कि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, दोनों का जो अपने पास क्वथनांक बिंदु होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं कि जल कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन अगर एल्कोहल की बात करूं तो ये 78 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या हो जाता है, उबल जाता है। कहने का मतलब एल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस पर ही वाष्प बनना शुरू हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको गर्म करूंगा। जैसे ही मैं इसको अलग करूंगा, गर्म करूंगा, जैसे ही मैं इसको गर्म करूंगा और जैसे ही 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस पात्र में रखे हुए पानी को या फिर मिश्रण को मिला, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल की वाष्प बनना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, अल्कोहल की वाष्प जमा होना शुरू हो जाएगी। और एक टाइम जैसे जैसे मैं इसको टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, ये अल्कोहल की वाष्प यहाँ तक तब से लेकर के यहाँ पहुंच जाएगी। कहने का मतलब मैंने क्या किया, इस वाष्प को यहाँ इकट्ठा कर लिया, और आपको पता चला होगा कि जब तक टेम्परेचर 100 पहुंचेगा तब तक अल्कोहल यहाँ आ जाएगा, और अल्कोहल जब वापस ठंडा होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ, जब ये वापस ठंडा होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब अभी अल्कोहल की ये वाष्प फॉर्म है, अपने पास गैसीय फॉर्म है। जब अपन इसको क्या करेंगे, इसको अपन जब संघनित करेंगे, जब अपन इसको क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे, तो कंडेंसेशन करने के दौरान ये जो अपने पास गैसीय फॉर्म था अल्कोहल का, वो अपने पास किस फॉर्म में आ जाएगा, द्रव रूप में आ जाएगा। इसका मतलब जल अलग हो गया और अल्कोहल अलग हो गया। इस विधि का नाम मेरे पास क्या होता है, आसवन होता है। और आपको चीजें समझ आई होगी। और आसवन एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है, आसवन एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर एक साथ दो प्रक्रियाएं यूज में ली जाती है। पहला तो कौन सा होता है, इसको क्या किया जाता है, बताओ, क्वथनांक, इसको गर्म किया जाता है। इसका मतलब इसके अंदर पहले तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है और उसके बाद में क्या होती है, संघनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसका मतलब आसवन एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंदर वाष्पीकरण प्लस संघनन दोनों होते हैं। अगर ये दोनों नहीं हो पाएंगे तो ये घटना भी घटित नहीं हो पाएगी। अब आपको ये चीजें समझ आई होगी कैसे हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब कभी भी दो मिश्रण के अंदर या फिर दो मिश्रणों के क्वथनांकों के अंदर बहुत ज्यादा अंतर होता है, जैसे आपको पता होगा 78 और 100 के अंदर कितने डिग्री का अंतर था, बताओ, 22 डिग्री सेल्सियस का अंतर था। तब तो अपन इस प्रक्रिया को इस विधि के द्वारा अलग कर पाए थे, आसवन की विधि के द्वारा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ मिश्रण अपन ऐसे भी देखते हैं कि उसके अंदर ये अंतर 5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी कम पाया जाता है। जो अंतर बता रहा हूं ना मैं आपको, ये अंतर और भी कम पाया जाता है। उस स्थिति में इस विधि का नाम क्या होता है, उस स्थिति में इस विधि का नाम होता है प्रभाजी आसवन। इसका मतलब अपने पास इसका एग्जांपल तो क्या हो गया, जल प्लस अल्कोहल हो गया। अपने पास अगर मैं अगली अवस्था का नाम बताऊं, प्रभाजी आसवन है। ये आसवन ही, लेकिन इसका अपने पास एक छोटा पॉइंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसवन बोलते हैं। प्रभाजी आसवन में क्या होता है कि दो अपने पास जो द्रव थे, उन द्रवों के अंदर जो क्वथनांक बिंदु थे, उन क्वथनांक बिंदु के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट था, उन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। जब बहुत कम डिफरेंस होता है उनके अंदर, तो ये क्या होता है, बहुत जल्दी उसकी वाष्प बनना शुरू हो जाती है। जैसे सपोज करो मेरे पास, आपने अक्सर देखा होगा
आपको एक बार समझने की कोशिश करनी है इस प्रकार से। सपोज करो कि यहाँ मेरे पास कुछ पात्र, कुछ यहाँ लिक्विड रखा हुआ है और यहाँ मेरे पास ऐसे सपोज करना कि क्या रखा हुआ है इसके अंदर, यहाँ मेरे पास कच्चा तेल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है मेरे पास? कच्चा तेल रखा हुआ है। जब मैं इसको गर्म करूंगा उच्च ताप और दाब के ऊपर, जब मैं इसको गर्म करूंगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उबलना स्टार्ट होगा। अब कईयों का क्या होता है कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जैसे ही मैं इसको गर्म करना स्टार्ट करूंगा, सपोज करो कि अगर जो 35 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प बनाना शुरू कर देगा तो वो तो कहाँ हो जाएगी, यहाँ से अलग हो जाएगी। और जिनकी वाष्प अगर मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे अलग हो जाएगी, वो यहाँ जाकर के अलग हो जाएगी। कुछ की क्या होती है 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या हो जाती है, भाप बनती है, तो वो आगे जाकर के भाप बन जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, लास्ट टाइम पे ऐसे बनती जाएगी और एक टाइम पर आप देखते होंगे कि अगर अपन कुछ भी चीज को गर्म करते हैं तो लास्ट के अंदर क्या होता है, कुछ अपशिष्ट बच जाते हैं। कहने का मतलब अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो कच्चा तेल क्या करता है, पेट्रोल भी बनाता है, डीजल भी बनाता है, केरोसिन भी बनाता है। और आपको पता होगा कि जो अपन रोड बनाते हैं उस रोड के लिए जो डांबर अपन यूज करते हैं वो भी क्या होता है, पेट्रोलियम उत्पाद ही होता है। कहने का मतलब जो पेट्रोलियम से प्राप्ति पर, कच्चे तेल से जो पेट्रोलियम की प्राप्ति करते हैं वो किस विधि के द्वारा होती है, प्रभाजी आसवन के द्वारा। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है उनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए अपन इसको कर पाते हैं। और ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना इन मिश्रण की विधियों के अंदर वो यही है, इसके अलावा कोई अपने पास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। अब मैं अगला आपको बताता हूं 7 नंबर पे अपने पास, या फिर 8 नंबर पे, जितना भी आपने पॉइंट लिखा है अपने पास 7 नंबर पे है ऊर्ध्वपातन, अपने पास 8 नंबर पे है ऊर्ध्वपातन विधि, उसको अपन बोलते हैं सब्लिमेशन। अब ऊर्ध्वपातन विधि के अंदर क्या होता है वो आपको बता देता हूं मैं आपको। ऊर्ध्वपातन विधि को अपन क्या बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन साथियों, सब्लिमेशन बोलते हैं। अब ऊर्ध्वपातन के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऊर्ध्वपातित होते हैं। इसका मतलब जब ऊर्ध्वपातित पदार्थ के अंदर क्या मिली हुई होती है बताओ, अगर अशुद्धि मिली होती है तो अगर उनको अपन को अलग करना होगा, अगर अपन को उनको अलग करना होगा तो किस विधि के द्वारा अलग करेंगे, अपन ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग करेंगे। जैसे सपोज करो कि आपने जब कभी मार्केट से कपूर लाए होंगे आप, तो कपूर के अंदर क्या होते हैं, कुछ नालायक इसके अंदर अशुद्धि मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं साथियों, कुछ नालायक अशुद्धि मिला देते हैं। और जब अपन घर पे लेकर के उस कपूर को लेकर के आते हैं और जब अपन उसको जलाते हैं तो क्या होता है, कपूर के अंदर तो कुछ तो क्या होती है, गैस बनकर के उड़ जाती है। कहने का मतलब कपूर सीधा ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये कपूर तो यहां से उड़ जाएगा, लेकिन जो अशुद्धि बचेगी ना वो अलग हो जाएगी और अपन को पता चल जाएगा कि इसके अंदर अशुद्धि है। और वो किस विधि के द्वारा अपन अलग करेंगे, वो अपन ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अलग करेंगे। और इस प्रकार का अपने पास बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे सपोज करो कि अमोनियम क्लोराइड के अंदर क्या मिलाया हुआ है, नमक मिलाया हुआ है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल पेपर के अंदर यही है कि अमोनियम क्लोराइड के अंदर जब नमक का विलयन या फिर नमक मिलाया जाता है तो उसको अलग किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है, उसको किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। क्योंकि ये अपने पास क्या होता है साथियों, ये अपने पास होता है नौसादर और ये अपने पास क्या होता है, नमक। जब मैं इन दोनों मिश्रण को गर्म करूंगा तो ये तो क्या हो जाएगी, सीधी गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन नमक क्या हो जाएगा, अपने पास अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये अपने पास क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वपातन विधि हो जाएगी। अब मेरे पास मिश्रण को अलग करने की लास्ट विधि है जिसका नाम है मेरे पास अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि मेरे पास क्या होता है साथियों, अपकेंद्रण विधि होता है। अब अपकेंद्रण विधि में क्या होता है कि इसके अंदर कुछ इस प्रकार के पदार्थ आपस में मिले हुए होते हैं जिसके अंदर कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, वजन में भारी होते हैं और कुछ पार्टिकल क्या होते हैं, वजन में हल्के होते हैं। जब अपन क्या करते हैं, उनको ऐसे छानते हैं तो क्या हो जाते हैं, जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, या फिर जो भारी पार्टिकल होते हैं वो तो नीचे चले जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। इसका मतलब हल्के पार्टिकल को अपन अलग कर लेंगे और भारी पार्टिकल को अपन अलग कर लेंगे। या फिर अपकेंद्रण अपन उसको कहेंगे जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी अपने पास मिक्सचर होता है उसको क्या करता है अपन कि किसी चक्री के ऊपर रखते हैं। जब हम चक्री के ऊपर रखेंगे तो जो भारी पार्टिकल होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, जब घूमेंगे तो वो अलग हो जाएंगे। कहने का मतलब अपने पास यही है, अपकेंद्रण के अंदर जब कोई भारी पार्टिकल और हल्के पार्टिकल्स को अलग करना होता है तो अपन किस विधि को अलग करेंगे, अपकेंद्रण विधि का अलग। जैसे सपोज करो कि आप घर के अंदर गेहूं, चावल, उन सब चीज़ों को जब आप छांटते हो तो आपको पता होगा कि आप देखते होंगे उसमें कुछ हल्के पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे मान लो कि उसकी कुछ डंठल उसके अंदर फंसी हुई होती है तो अपन क्या करते हैं, उसको ऐसे छांटते हैं। तो छांटते हैं तो वो किस विधि द्वारा होगा, वो अपकेंद्रण विधि होगी। तो आपको समझ आया होगा कि अपकेंद्रण के अंदर कौन से एग्जाम्पल आएंगे, आसवन के अंदर कौन से आएंगे, ऊर्ध्वपातन के अंदर कौन से आएंगे। तो ये मेरे पास थे क्या, मिश्रण की बहुत सारी विधियां। और उम्मीद करता हूं साथियों ये चीज़ आपको बहुत अच्छे लेवल से चीज़ें समझ आई होगी। और
आज अपना जो चैप्टर था पदार्थ एवं इसकी अवस्था बहुत अच्छे लेवल से खत्म हो चुका है, और अब अपन आने वाले दिनों के अंदर नया चैप्टर पढ़ेंगे और आप उसके लिए तैयार रहना। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको ये वीडियोज पसंद आ रहे हैं, अगर आपको उसको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो आप इन वीडियोज को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।